तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जिसमें कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखा, जो कि यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता ही है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसको शुरू करते हैं। जो कि बाकी तीन चार चैप्टर मैंने छोड़ दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, बाकी आज बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि जीव विज्ञान की शाखाएं आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या कहता है? हमारा पहला पॉइंट कहता है कि विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। तो ऑप्शन में आंसर होगा इसका अंगूर। अंगूर जो किससे उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट में जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के ऊपर अध्ययन किया जाता है। किसमें? जेरोंटोलॉजी में वृद्धावस्था और आयु वृद्धि के ऊपर अध्ययन किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ, अर्थवॉर्म। केंचुआ जो सो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है, जो कि केंचुए को किसान का साथी भी कहा जाता है, जो कि किसान मिट्टी को खुरदुरा करके उसे उपजाऊ बनाता है केंचुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का, यानी मिट्टी का। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का, यानी मृदा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या कहता है? फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन किसका कहा जाता है? एंथोलॉजी को। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन कहलाता है। और ये सभी चीजें हम लोग ये जब क्लियर कर लेंगे, सार संग्रह, तो उसके बाद एमसीक्यू भी इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनआंकिकी, डेमोग्राफी। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनआंकिकी, यानी डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। यानी पादप जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जीवाश्म वनस्पति, यानी पैलियोबॉटनी के अंतर्गत। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप जीवाश्म का, फॉसिल प्लांट्स का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है? तो एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी। ठीक है, तो मतलब कि इसका पॉइंट ये कहने का मतलब हुआ कि जो भी वैज्ञानिक अपना शोध करते हैं, तो उसका विवरण होता है, उसके बीच जो तुलना किया जाता है, उसे एथनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो सब्जी का अध्ययन जो आता है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। क्या कहता है? अस्थियों का अध्ययन अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अस्थियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर्पों का अध्ययन
किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी। ये तो आपको ध्यान में ही रहेगा, सर्प और सर्पेंटोलॉजी। ठीक है, सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सर्प और सर्पेंटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? ठीक है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स किससे कहा जाता है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। मतलब हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना पेड़ों को उगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहा है पॉइंट। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। ठीक है, कौन सी शाखा के जनक किसे कहा जाता है, माना जाता है, वो देखते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। ठीक है, अरस्तु किसके जनक है? तो जंतु विज्ञान के। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस किसके जनक है? तो वनस्पति विज्ञान के। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी किसके जनक है? तो लुईस पास्चर के। लुई पास्चर के। ठीक है, लुई पास्चर के। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी किसके के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है, एडवर्ड जेनर। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं और क्या क्या पॉइंट में दिया गया है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण यानी टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस किसके जनक है? तो टैक्सोनॉमी के यानी वर्गीकी के जनक। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के जनक कौन है? तो विलियम हार्वे। विलियम हार्वे किसके जनक है? रुधिर परिसंचरण तंत्र। और साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक किसके जनक है? तो साइटोलॉजी। ये वीवीआई है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये वीवीआई हो गया आपका, ये पूछा जाता है अक्सर। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक, जो कि मृत कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो देखेंगे आप, तो उत्परिवर्तन के जनक किसको कहा जाता है? तो ह्यूगो डी व्रीज को जो सो उत्परिवर्तन म्यूटेशन के जनक कहा जाता है, ह्यूगो डी व्रीज को। ठीक है, और कवक विज्ञान माइकोलॉजी के जनक कौन है? तो एंटन डी बेरी। एंटन डी बेरी कवक विज्ञान के जनक है, एंटन डी बेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स किसके जनक है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस। मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के जनक कौन है? तो कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर किसके जनक है? तो ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्ग के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्रिनोलॉजी थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन किसके जनक है? तो अंतःस्रावी विज्ञान के। ठीक है, अंतःस्रावी विज्ञान के जनक कौन है? तो थॉमस अल्वा एडिसन। और ये तो आपको पता ही होगा कि अनुवांशिकी के पिता किसके कहा जाता है? अनुवांशिकी जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, अनुवांशिकी के पिता और आधुनिक अनुवांशिकी के पिता भी ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। इसको ध्यान में रखेंगे, वीवीआई हो जाता है आपके लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? भारतीय पुराण वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो बिरबल साहनी। बिरबल साहनी। भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो बिरबल साहनी, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों।
भारत से जुड़ा हुआ है, तो यह क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या कहता है, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान, बिरबल सैनी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक कौन है, तो पॉल बर्ग। पॉल बर्ग किसके जनक है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सवाल विज्ञान। फाइकोलॉजी के जनक कौन है, विलियम हेनरी हार्वे। विलियम हेनरी हार्वे किसके जनक है, सवाल विज्ञान यानी फाइकोलॉजी के। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फाइकोलॉजी के जनक तो विलियम हेनरी हार्वे थे, और इन भारतीय सवाल विज्ञान के जनक विलियम हेनरी हार्वे, और भारतीय सवाल विज्ञान के जनक एमओपी अयंगर भारतीय सवाल विज्ञान के जनक हो गए। ठीक है, और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो रामदेव मिश्रा किसके जनक है, तो भारतीय पारिस्थितिकी के। और औषधि विज्ञान के जनक कौन है, हिप्पोक्रेटस किसके जनक है, तो औषधि विज्ञान के। ठीक है, औषधि विज्ञान के जनक कौन है, तो हिप्पोक्रेटस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सूक्ष्मदर्शिकी यानी माइक्रोस्कोपी के जनक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, सूक्ष्मदर्शिकी के जनक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, और जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी के जनक कौन है, तो एंडरसन किसके जनक है, जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है, कि जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये वीवीआई पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। ठीक है, ये वो हमारा पॉइंट टॉपिक रहने वाला, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। ठीक है, तो चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। पहला पॉइंट हमें कहता है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जीव विकास को सर्वप्रथम सबसे पहले परिभाषित किया था। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने जीव विकास को सबसे पहले परिभाषित किया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है। ठीक है, तो क्रो-मैग्नन मानव को आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ये जो बॉक्स में बना रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो इस पर हमें खास ध्यान देना रहता है। तो वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। ठीक है, 2 अरब वर्ष पूर्व से जो है सो जीव का उद्गम माना जाता है। कितना साल पहले, तो 2 अरब वर्ष पहले। ठीक है, जो है सो पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है, उद्विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। उद्विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन होता है। उद्विकास का मुख्य कारक क्या है, तो प्राकृतिक वरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को किसने प्रतिपादन किया था, तो ह्यूगो डी व्रीज ने उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को दिया था।
ह्यूगो डी व्रीज ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। और उद्विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, ये वीवीआई है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। ठीक है, कड़ी है कि सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। कौन? तो आर्कियोप्टेरिक्स, जो कि जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी के वर्ग के मध्य की कड़ी माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ये वीवीआई हो जाता है आपके लिए। ठीक है, ये वीवीआई है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का पूर्वज है। हाथी का पूर्वज मैमथ किस जीव का पूर्वज है? तो हाथी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति सबसे पहले पृथ्वी पर मानी जाती है। सबसे पहले कौन सा जीव पृथ्वी पर विकसित हुआ? तो नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल से ही सभी जीव जंतु विकसित हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल यानी डोरमेंसी पीरियड को क्या कहा जाता है? तो हाइबरनेशन। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? तो हाइबरनेशन, जो कि भालू और भालू ये सभी चीज जो अंटार्कटिका ये सब ठंडे मौसम में रहते हैं, तो वो जब ठंडी का मौसम आता है तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, यानी कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं। जो जब ठंडी गुजर जाती है तो वो जाग जाते हैं। ठीक है, तो इस पीरियड को क्या कहा जाता है? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? यानी नर्वस सिस्टम यानी स्नायु तंत्र होता है पर मस्तिष्क नहीं होता, तो उसे तारामीन कहते हैं, स्टारफिश। ठीक है, जो कि स्टारफिश की तरह होता है, इसे तारामीन कहा जाता है, स्टारफिश कहा जाता है। इसमें स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि विकसित नहीं होता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और मनुष्य में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 80S। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डायनासोर सरीसृप यानी रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे जिनका उदय मेसोजोइक युग में हुआ था। ये भी आई है, इसको ध्यान में रखेंगे। डायनासोर जो कि सरीसृप वर्ग में आते थे उनका उदय किस में हुआ? तो मेसोजोइक युग में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नीलहरित शैवाल, जीवाणु तथा कवक में लवक यानी प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। यानी नीलहरित शैवाल, जीवाणु और कवक में लवक की जगह यानी प्लास्टिड्स की जगह लोमिली के आकार की रचना पाई जाती है, जिसे क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, नीलहरित शैवाल, जीवाणु तथा कवक में। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। किसमें? अनावृत बीजी और टेरिडोफाइटस में। क्या किस चीज का अभाव होता है? तो जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। किसमें? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो विटेकर ने दिया था। ठीक है, विटेकर ने क्या दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम
क्लासिफिकेशन दिया था विटेकर ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने। मैकक्लिंटॉक ने क्या किया था? तो मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी, ठीक है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन की खोज की थी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? कौन से क्षार डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? कौन से क्षार डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन। साइटोसिन, ग्वानिन तथा एडेनिन में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ये एक तरह का क्षार होता है जिसमें डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं। कौन 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 से में? तो एडेनिन, ग्वानिन तथा साइटोसिन, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? उड़ते हैं मगर पक्षी वर्ग में नहीं आते। उड़ने वाले जीव हैं परंतु पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, तो वो चमगादड़ है, ठीक है। चमगादड़ को स्तनपायी वर्ग में रखा गया है, चमगादड़ को, ठीक है, क्योंकि स्तनपायी वर्ग में आते हैं, उड़ते हैं मगर पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, ठीक है, स्तनपायी माना जाता है उसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये देखिए इस पॉइंट में दिया भी गया है, इसमें देख सकते हैं दिया गया है कि चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग में के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है, ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बॉक्स में जो ये सभी पॉइंट्स दिए रहते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं, मतलब रातों में जागते हैं, तो मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर यानी नॉकटर्नल होते हैं, ये वो मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? साधारण नाम तथा वैज्ञानिक नाम, ठीक है, जो कि हम लोग उस चीज को, साधारण नाम क्या है उस चीज का और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है वो देखेंगे दोस्तों। मानव को कहा जाता है होमो सेपियंस, ठीक है, मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। साधारण नाम है मानव और उसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, ठीक है। तेंदुआ को कहा जाता है, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस तेंदुआ का नाम है, ठीक है, पैंथेरा पार्डस तेंदुआ का नाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बाघ, बाघ को क्या कहा जाता है? तो पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस किसे कहा जाता है? तो बाघ को पैंथेरा टिग्रिस कहा जाता है। शेर को क्या कहा जाता है? तो पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो नाम से ही ध्यान में आ रहा है, टिग्रिस है तो टाइगर होगा और लियो है तो लायन होगा, जिसमें पैंथेरा आ गया, ठीक है। और मटर को क्या कहा जाता है? तो मटर को पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है किसका? तो मटर का। मटर का जो सो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सटाइवम, ठीक है। और देखेंगे दोस्तों बिल्ली का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस। कैटस ध्यान में रखेंगे, फेलिस कैटस, कैट से बिल्ली होता है और कैटस इसमें आ जाता है। फेलिस कैटस किसका नाम है? तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। राना टिग्रीना किसका नाम है? मेंढक का नाम है राना टिग्रीना। और धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो धान का, ठीक है। और उसी में गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम किसका नाम है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। और धान का ओराइजा सटाइवा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका कंपिस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपिस्ट्रिस बहुत अजीब सा नाम है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। पॉइंट जब आपको ऑप्शन में आएगा तो आप टिक मार देंगे, ऐसा ध्यान में आ जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रेसिका कंपिस्ट्रिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। चना, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? कि तो
सीसर एरिएटिनम। सीसर एरिएटिनम, सीसर एरिएटिनम किसका नाम है? तो चना का वैज्ञानिक नाम है। चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिएटिनम। सीसर एरिएटिनम किसका नाम है? चना का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारी गाय माता का क्या नाम है? तो गाय माता का नाम है बॉस इंडिकस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। तो गाय को क्या कहा जाता है? बॉस इंडिकस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आम, आम को का वैज्ञानिक नाम हो जाता है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ठीक है, क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में क्रमशः देखा जाता है। तो क्रमशः किसमें? ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। ग्रेना एवं स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ग्रेना एवं स्ट्रोमा में। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? ठीक है, तो हीमोयास्निन के कारण। हीमोयास्निन के कारण किसके कारण होता है? तो हीमोयास्निन के कारण। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? तो हीमोयास्निन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ। मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। ठीक है, महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। मानव हृदय का बायां नीला प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण शरीर में भेजता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। ये पॉइंट हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है? कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है कवकों में? ठीक है, तो कवक मूल, जिसे माइकोरिजा भी कहा जाता है। माइकोरिजा, कवक मूल। ठीक है, किसको? तो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो कवक मूल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद कहलाते हैं, यानी फंजाई, फफूंद कहलाते हैं। ठीक है, यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव के अंतर्गत आते हैं? तो फफूंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेलुलोज। सेलुलोज जो है कपास में पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? लाइकेन किससे निर्मित होता है? लाइकेन जो होता है वो किससे निर्मित होता है? ठीक है, तो लाइकेन जो निर्मित होता है वो कवकों और शैवालों से निर्मित होता है। कवक एवं शैवालों से निर्मित होता है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवकों एवं शैवालों से। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? ठीक है, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है?
अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र, ठीक है, किसके द्वारा? तो वातक तंत्र, ट्रैकिया के द्वारा। ट्रैकिया के द्वारा अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं, किसके द्वारा? तो वातक तंत्र यानी ट्रैकिया के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देते हैं। ये जो बॉक्स में रहता है ये इम्पोर्टेंट रहता है, इम्पोर्टेंट लाइन रहता है, तो इस पर जरा विशेष ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। कुनैन, कुनैन जो है आवृत पादप होता है, आवृत बीजी पादप होता है, का उदाहरण होता है जो सिंकोना नामक पादप, सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा मलेरिया के उपचार में के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। कुनैन जो होता है वो आवृत बीजी पादप होता है, ध्यान में रखेंगे, आवृत बीजी पादप होता है। और ये जो है सिंकोना पादप से, सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। सेब जो लाल रंग का होता है वो किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। और उसी प्रकार ये नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, उसी प्रकार से टमाटर में लाल रंग, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण। और टमाटर में जो लाल रंग पाया जाता है वो लाइकोपीन के कारण, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरोसिस, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। सर्पों की विष ग्रंथियां, सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान, किस अंग के समान है, ठीक है। क्या कह रहा है? सर्पों की विष ग्रंथियां जो है जहाँ से विष निकलता है सांपों का, वो किस अंग के समान है पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है, ठीक है। क्या है? कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान है। सर्पों की विष ग्रंथियां जो है किस अंग के समान होती है? तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ध्यान में रखेंगे। निपेंथिस खासियाना, निपेंथिस खासियाना जिसे पीचर प्लांट कहा जाता है नामक पौधा मूलतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो मेघालय में। निपेंथिस खासियाना यानी पीचर प्लांट भारत में कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो वो शैलोद्भिद कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्भिद कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्भिद कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? घटपर्णी यानी पीचर प्लांट जो होता है कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। घटपर्णी यानी पीचर प्लांट जो कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्णफलक घट के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी वो जो पीचर प्लांट किस प्रकार का होता है? इस प्रकार का होता है, और इस प्रकार का, और इसके ऊपर जो है एक मुंह बना रहता है जिसमें पक्षी जो भी कीट वगैरह आते हैं उसको खा करके ये अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये जो पीचर प्लांट है वो कीटों को क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह करता है? तो ऊँट करता है, ठीक है। जल संग्रहण अपने आंत में कौन सा प्राणी करता है? तो ऊँट करता है। जल संग्रहण अपनी आंत में कौन सा प्राणी करता है? तो ऊँट जो है जल संग्रहण करता है अपनी आंतों में, ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो कोलोसल स्क्विड, कोलोसल स्क्विड, कोलोसल स्क्विड जो है, कोलोसल स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है, ठीक है। सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट कौन सा जीव है? तो अकशेरुकी जीव तो कोलोसल स्क्विड, ठीक है, कोलोसल स्क्विड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है?
कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो एक बीजी बेरी के अंतर्गत। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो एक बीजी बेरी के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, एक बीजी बेरी। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो एक बीजी बेरी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा परकंद यानी राइजोम कहलाता है। ठीक है, हल्दी जो है सो पौधे के तने से प्राप्त होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि हल्दी जो है कहाँ से प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से प्राप्त होती है। उसका खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तो खाने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? परकंद यानी राइजोम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? लाल मिर्च जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च जो है वो तीखी होती है। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण लाल मिर्च जो है तीखी होती है। दोस्तों ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका MCQ भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? ये आपको पता ही होगा, व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी जीव माना जाता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है कौन सा? तो व्हेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो प्यूपा अवस्था में। ठीक है, क्या कह रहा है पॉइंट हमारा? क्या कहता है कि रेशम का कीड़ा जो है वाणिज्यिक तंतु अपने जीवन के किस काल में, किस अवस्था में उत्पन्न करता है? तो प्यूपा वाली अवस्था में। ठीक है, प्यूपा वाली अवस्था में जो है सो रेशम का कीड़ा वाणिज्यिक तंतु यानी कमर्शियल फाइबर उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गर्म रुधिर वाले या समतापी आइसोथर्मल जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सदैव एक समान रहता है। यानी गर्म रुधिर वाले जो प्राणी होते हैं उनका शरीर का तापमान सदैव एक समान रहता है। ठीक है, वो अलग अलग परिस्थिति में ढल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो गर्म रुधिर वाले प्राणी का जो है सो जंतु के शरीर का तापमान जो सदैव एक समान रहता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा मछली का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि समुद्री घोड़ा क्या है? ठीक है, तो आंसर होगा हमारा मछली। समुद्री घोड़ा क्या है? तो मछली। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? आमतौर पर स्तनपायी जीव जो है वो बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, अंडे नहीं देते, लेकिन उसमें एक ऐसा जीव है जो स्तनपायी भी है और अंडे देता है, बच्चे नहीं करता है। ठीक है, तो वो एकेडना होता है। एकेडना। ठीक है, एकेडना जो सो स्तनपायी जीव होते हुए भी जो सो अंडे देता है, बच्चे नहीं पैदा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। ठीक है, तो मानव जो है वानर से किस प्रकार अलग है? तो किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा जो होती है उस प्रकार से गूढ़ चिंतन मतलब और मनन करने के इससे मनुष्य जो वानर से बहुत प्रकार से अलग होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका है मानव शरीर में पाई जाने वाली। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सील किस वर्ग का प्राणी है? सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी होता है। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो ये एक स्तनपायी है। सील किस प्रकार का प्राणी है? तो ये एक प्रकार का स्तनपायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वेरकस। क्वेरकस से प्राप्त होता है। कॉर्क जो किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेरकस से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे सिनकोना जो है सो कहाँ किससे प्राप्त होता है? कुनैन जो होता है, कुनैन वो सिनकोना नामक पादप से प्राप्त होता है और मलेरिया के उपचार में उसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार कॉर्क जो है, कॉर्क वो
क्वैरकस से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? डॉल्फिन भी एक स्तनपायी है। ठीक है, सील भी एक प्रकार का स्तनपायी है और डॉल्फिन भी एक प्रकार का स्तनपायी है। और सबसे बड़ा जीव हमारे पृथ्वी पर कौन सा स्तनपायी? तो व्हेल माना जाता है। ठीक है, व्हेल। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? अफीम यानी मॉर्फिन। अफीम यानी मॉर्फिन जो है पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। ठीक है, अफीम जो होती है, अफीम यानी जिसे मॉर्फिन भी कहा जाता है, पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मॉर्फिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तना का। गन्ना जो रोपा जाता है तो उसमें किस भाग का उपयोग किया जाता है गन्ना का? तो तना का उपयोग किया जाता है। ठीक है, गन्ना को रोपने में, उपजाने में उसके किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो उसके तना का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लहसुन की गंध किस कारण से आती है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। लहसुन में जो गंध होती है वो किस कारण से आती है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण जो है सो लहसुन में गंध आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको मरूदभिद कहा जाता है। ठीक है, शुष्क जलवायु में जो अनुकूलित पेड़ पौधे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो मरूदभिद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहा जाता है? तो शैलोदभिद कहा जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, चट्टानों पर उगने वाले पादप को शैलोदभिद कहा जाता है। और शुष्क जलवायु में उगने वाले पेड़ पौधों को मरूदभिद कहा जाता है। यानी रेगिस्तानों में जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें मरूदभिद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर यानी एम्फीबियन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मेंढक होता है। ठीक है, जैसे मेंढक, सांप, ये सब एक तरह का उभयचर है। ठीक है, जल एवं स्थल दोनों जगह रहता है तो उसे किस वर्ग में रखा जाता है? तो उभयचर में रखा जाता है, जो जल स्थल दोनों जगह पे रहते हैं, जैसे कि मेंढक, सांप। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? अधिपादप यानी एपीफाइट्स अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? एपीफाइट्स जो है यानी अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए। ठीक है, यांत्रिक सहारे के लिए अधिपादप जो है अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो यांत्रिक सहारे के लिए उस पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? टिक और माइट किस वंश से संबंधित है? यानी टिक और माइट्स किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से संबंधित है। टिक और माइट जो है मकड़ी के वंश का नाम है। ठीक है, टिक और माइट जो है मकड़ी वंश का नाम है, मकड़ी के वंश का नाम है। ठीक है, उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जुगनू यानी जुगनू की चमक जो है किस एंजाइम के कारण होती है? तो लूसीफेरस। जुगनू की चमक जो होती है, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो लूसीफेरस एंजाइम के कारण। दोस्तों ध्यान में रखेंगे इसको, जुगनू की चमक जो होती है वो लूसीफेरस एंजाइम के कारण होती है। ठीक है, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसे एक एक पॉइंट हम लोग इसमें पहले पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद इसका MCQ करेंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। सन हेम्प रेशे यानी सन हेम्प जूट किससे प्राप्त होता है? तो फ्लोएम से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, सन हेम्प रेशे जो है किससे प्राप्त होता है? तो फ्लोएम से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। नाम से ही पता चल रहा है कि लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, तो वर्ष 1859 में, वर्ष 1859 में। ठीक है, डार्विन की पुस्तक जो थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी, तो वर्ष 1859 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं, मतलब जैव विकास किस स्रोत, जैव विकास जो हुआ है हमारा वो कहाँ से हम लोगों को पता चलता है, कहाँ से प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो वो जीवाश्मों से हमारे जैव विकास का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है, तो पहले सैलेमेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। ठीक है, जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है, तो पहले सैलेमेंडर आ जाएगा, फिर अजगर, फिर कंगारू। पहला सैलेमेंडर, दूसरा अजगर और तीसरा कंगारू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, तो सरीसृप में जो है सो कशेरुकी जीव होने के पश्चात भी जो है सो कंकाल अनुपस्थित होता है, तो किसमें, तो सरीसृप में, रेप्टिलिया में। ठीक है, जो कि कशेरुकी जीव होते हुए भी कंकाल अनुपस्थित होता है, किसमें, तो सरीसृप यानी रेप्टिलिया में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो सो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, यानी स्तनपायी भ्रूण जो होता है उसके उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर किए जाते हैं, तो अपरा यानी प्लेसेंटा के द्वारा उसका उत्सर्जनीय उत्पाद बाहर किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो एक नियत तापी प्राणी है, यानी वार्म ब्लडेड है। ठीक है, समतापी भी कहा जाता है जिसे। चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो वार्म ब्लडेड यानी नियत तापी प्राणी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। विज्ञान की पैलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ये जो आपने टीआरई देखा होगा दोस्तों, टीआरई में जो भी क्वेश्चंस आते हैं 90% से ऊपर जो सो सार संग्रह से ही आते हैं, जो कि सार संग्रह पूरा एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। एनसीईआरटी का एक एक लाइन इसमें दे दिया गया है, तो इसलिए ये पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी भी हमारा कंप्लीट हो जाता है लगभग 90%, और 90% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है टीआरई का। ठीक है, इसी कारण से इसे पढ़ रहे हैं, और इसका एमसीक्यू भी मैं तैयार कर रहा हूँ जो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इस सार संग्रह कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो बने रहिएगा। सब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, तो शुतुरमुर्ग। वो मतलब क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सा पक्षी है जो तेज दौड़ तो सकता है परंतु उड़ नहीं सकता, तो शुतुरमुर्ग आता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो कौन सा पक्षी वर्ग में आता है जो उड़ नहीं सकता है, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। जिस मिट्टी में नमक ज़्यादातर पाया जाता है और उसमें जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें हैलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, जो चट्टानों पे उगते हैं, आपको इससे पहले हमने पढ़ा है, जो चट्टानों पे उगते हैं उन्हें सैलोदभिद कहा जाता है, और जो शुष्क जलवायु यानी रेगिस्तानों में उगते हैं उन्हें मरोदभिद कहा जाता है। उसी प्रकार जिस मिट्टी में नमक ज़्यादा पाया जाता है उसमें जो पादप उगते हैं उन्हें हैलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, किस में पाया जाता है, तो आंत में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है कहाँ पर, तो जाइलम उत्तक पर। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ पर जमा रहता है, तो जाइलम उत्तक पर। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ जमा रहता है, तो जाइलम उत्तक पर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, तो एस प्रावस्था में बनता है, ठीक है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, तो एस प्रावस्था में बनते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का महत्व है, तो डाइटम का, ठीक है। डूबने से मृत्यु का पता लगाने में किस जीव का उपयोग किया जाता है, किस जीव का महत्व है, तो डाइटम का, ठीक है। जो भी डूबने से मृत्यु होती है जिस भी जीव की, तो उसमें डाइटम पाया जाता है, ठीक है, जिस कारण से पता चलता है कि उसकी मृत्यु डूबने से हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पपीते का पीला होना या पीला रंग किस कारण से होता है, तो केरिका जैंथिन के उपस्थिति के कारण, केरिका जैंथिन उपस्थिति के कारण, ठीक है। जिस प्रकार सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है, और जो सो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, और उसी प्रकार पपीते का पीला रंग जो होता है केरिका जैंथिन के उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से, ठीक है, और इसके खाने वाला भाग को क्या कहा जाता है, तो परकंद कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से प्राप्त होती है, ठीक है, और इसके खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो परकंद कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, ठीक है, जिसे भूरी शैवाल भी कहा जाता है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, जिसे भूरी शैवाल भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, वे जीवाणु क्या कहलाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते, तो ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु क्यों जीवित नहीं रह पाते, तो ये जीव द्रव कुंचित होकर मर जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो ग्लाइकोजन। कवक कोशिका में कौन सा पदार्थ संचित हो जाता है, तो ग्लाइकोजन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश जो है मच्छरों को खा जाता है। तालाबों और कुओं में गैम्बूसिया फिश अगर हम छोड़ देते हैं
तो उनके बच्चों को, मच्छरों को वो खा जाते हैं, ख़त्म कर देता है। ठीक है, जिस कारण से मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने में हमें मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए क्या है? बिस्फेनॉल ए, तो ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। बिस्फेनॉल ए क्या है? बिस्फेनॉल ए तो खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि हम पहले ही जान रहे हैं कि ये जो बॉक्स में जो भी पॉइंट रहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो उस पे हम विशेष ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये पॉइंट। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधा उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यानी मृदा का बिना उपयोग किए जो केवल खनिज से जो भी पौधा उगाया जाता है उन्हें हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? तो जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक जो भी प्रतिजैविक होता है किससे प्राप्त होता है? तो जीवाणुओं से यानी बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यीस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर यानी एंजाइम उपस्थित होता है? यीस्ट कोशिका में कौन सा विकर या एंजाइम उपस्थित होता है? तो जाइमेस एंजाइम। ठीक है, यीस्ट कोशिका में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो जाइमेस एंजाइम। यीस्ट कोशिका में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? तो जाइमेस एंजाइम। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो बहुप्रभाविता का नियम। ठीक है, जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो उसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है, जब एक ही जीन जो है दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को नियंत्रित करती है उसे बहुप्रभाविता का नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कुनिन अथवा कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो हमने पहले ही पढ़ा कि सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनिन जो होता है किसकी छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग जो है सो मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया था? तो गार्डन पी यानी मटर का उपयोग किया था। ठीक है, मटर का उपयोग मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जिनका जन्म 1822 में हुआ और मृत्यु 1884 में हुई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा? तो एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अधिकांश एंजाइम किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक जो सो सक्रिय होते हैं अधिकांश एंजाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? सीप, घोंगा, स्क्विड, कॉरी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। मोलस्का संघ में कौन कौन आते हैं? तो सीप, घोंगा, स्क्विड, कॉरी, ऑक्टोपस, कटलफिश। ठीक है, मोलस्का संघ में आते हैं। पूछ लिया जाएगा कि मोलस्का संघ में कौन कौन से जीव आते हैं? तो सीप, घोंगा, स्क्विड, कॉरी, ऑक्टोपस और कटलफिश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा कोशिका चैप्टर शुरू हो जाता है।
तो ये हमने यहाँ से पूरा जो सो पढ़ा जो था वो किस में आएगा, तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, जो कि हमने आज पढ़ लिया। और हमने ये भी पढ़ा आज जो सो जीव विज्ञान की शाखाएं भी पढ़ा बायोलॉजी में। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पे कोशिका यानी सेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हम लोग इस पे कंटेंट लाएंगे आपकी मदद के लिए। और आपका कोई फ्रेंड जो साथ संग पढ़ना चाहता है उनको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।